देवेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहे हैं। नमस्कार आप। देवेंद्र जी, जिस तरह से हरिद्वार में झोलाछाप डॉक्टर्स के क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं, धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं और डॉक्टर्स को किसी प्रकार का डर नहीं है, वहीं इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई भी नहीं हो रही है, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, मैं देवेंद्र प्रजापति, शिवसेना गढ़वाल मंडल प्रमुख उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। जी। बिल्कुल बात सही है आपकी। इनको डर क्यों होगा? किस बात का डर होगा? जब ये साठगांठ के चलते सारे काम हो रहे हैं, सबके मधुर संबंध हैं और पैसों का इतना बड़ा लेन देन है कि वो उत्तराखंड की युवाओं की सेहत के साथ युवाओं को नशे की तरफ जिस तरीके से धकेला जा रहा है, तो ये इनको डर क्यों होगा? इनके सारे आला कमान जो भी है, जो भी सरकार में मैं समझता हूं सरकार की शायद इतनी गलतियां नहीं है, लेकिन ये जो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के जो ऑफिसर हैं, सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी अनदेखी और उनकी साठगांठ के चलते ये सब चीजें चल रही हैं। और मैं समझता हूं अगर ये सब चीज है तो इनको डर क्यों होगा? किस बात का डर? तो देवेंद्र जी, जिस तरह से चीजें चल रही है, सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आप तो ठीक है सरकार पर पूरी तरह से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सीएमओ द्वारा भी तो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, वही जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनके द्वारा भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो फिर सीधे सीधे सरकार पर ही आरोप कैसे लगाया जा सकता है? नहीं, कार्रवाई ये लोग करते हैं। मैं आपको बताऊं, कार्रवाई ये करते हैं जब किसी मेडिकल स्टोर पे छापा पड़ता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं डिबेट पे था आपके साथ ही। तो ये जो मेडिकल्स का जो आप लोगों ने मुद्दा उठाया हुआ है, ये दुनिया को लगता होगा बहुत हल्का मुद्दा है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आप ये कह रही है कि ये लोग सीएमओ वगैरह ये कार्रवाई नहीं करती, ये लोग कार्रवाई करते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि जब ये कार्रवाई करते हैं तो उस दुकानदार को जिस पे ये छापा मारते हैं, तो वो 4 दिन 5 दिन बाद दुकानदार कैसे दुकान खोल लेता है अपनी? उसका लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाता? ये जो कार्रवाई करते हैं, ये किस चीज के लिए कार्रवाई करते हैं? क्या पैसा लेने के लिए कार्रवाई करते हैं? जी। कार्रवाई ये करते हैं, लेकिन कार्रवाई के बाद जो चीजें होती है, जो इनकी साठगांठ होती है, इनके लोग जाकर के मिलते हैं। और ये बात मैं इसलिए प्रमाणिक रूप से कह रहा हूं कि जब ये लोग दुकान 4 दिन बाद 5 दिन बाद दोबारा खुल जाती है, कोई अधिकारी जेल नहीं जाता, दुकान का सामान सीज नहीं होता, तो ये कार्रवाई करते हैं। लेकिन कार्रवाई करते हैं सिर्फ लेन देन के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई तो की जाती है, दुकानें सील भी की जाती है, लेकिन 4-5 दिन बाद फिर वही दुकानें खुल जाती है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस तरह की लापरवाही का समाज पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? समाज में बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा और पड़ भी रहा है। आज आप हरिद्वार की बात करिए, नवोदय नगर जो है हमारा, उसकी बात करिए। मैं कल भी उधर की तरफ गया था। युवाओं की ऐसी बुरी स्थिति है, मेडिकल्स में इतनी नशे की चीजें मिलती हैं जो डॉक्टर के पर्चे के बगैर नहीं देनी चाहिए मेडिकल को, लेकिन मेडिकल स्टोर अपनी जेब भरने के लिए। मैं ये देखना चाहता हूं कि कुछ मेडिकल 70% मेडिकल ऐसे हैं जो हॉस्पिटल के पास खुले हुए नहीं है, अलग अलग गलियों में खुले हुए हैं। और उनको जो गलियों में खुले हुए हैं उनके पास अगर आप उनका, मैंने भी कल आकलन किया कि उनके पास नशे की जो दवाइयां होती हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा पे आती हैं, नंबर 2 की आती हैं। वो लोग धड़ाले से उस चीज को बेच रहे हैं। सीएमओ का या किसी इंस्पेक्टर का इनके दिलो दिमाग पे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, और वो डर इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग आते हैं और इनसे हफ्ता महीना या जो भी चीज, जो भी मधुर संबंध इनके होंगे वो ये लोग करके जाते हैं, इसलिए इनके दिलो दिमाग पे कोई डर नहीं है। समाज हमारा नशे की ओर जा रहा है। हमारे जो महिलाएं हैं, हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो आप हरिद्वार में देखेंगे गली गली जाकर के, इतने ज्यादा बंगाली जो डॉक्टर्स बैठे हैं, वो मैं समझता हूं कि 10% डॉक्टर्स के पास डिग्री होगी, 90% डॉक्टर्स फर्जी बैठे हुए हैं, जिनको यही नहीं पता कि क्या चीज है और उनको क्या दवाई देनी है। अगर किसी मरीज ने कह दिया डॉक्टर साहब आराम नहीं हो रहा, मुझे लाल वाली दवाई दे दो, तो वो ऐसे बेबुद्धि डॉक्टर हैं कि वो लाल वाली दवाई उसको दे देते हैं।
मरीज के कहने से। तो इतना जबरदस्त बुरा हाल है। हमारे जो महिलाएं हैं, गरीब तबका का जो लोग हैं, वो लोग उन लोगों को, क्योंकि वो सोचते हैं चलो इसी डॉक्टर से दवाई ले लो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें बाद में पता चलता है 6 महीने बाद कि उन्होंने गलत दवाई खाई थी, इस वजह से उनकी किडनी खराब हो गई, इस वजह से उनके शरीर का ये अंग खराब हो गया, और उस डॉक्टर्स को कोई किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल। युवा जो हमारे हैं वो नशे की ओर जा रहे हैं। देवेंद्र जी, आप मैं रोकना चाहूंगी, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। हमारे साथ अर्चना जी जुड़ चुकी है, हमारी संवाददाता देहरादून से, माफ कीजिएगा हरिद्वार से। हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। अर्चना जी, मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह से ये झोला छाप डॉक्टर्स धड़ल्ले से अपनी क्लिनिक चला रहे हैं और क्या स्थिति है उस क्षेत्र की, पूरी चीजें विस्तार से बताइए। दामिनी जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी, ये क्षेत्र ही कुछ ऐसा है जहाँ पर ट्रक ड्राइवर और लोग क्लास के लोग, वर्कर टाइप के लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो कंपनियों में जाते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे लोगों को सुविधा रही है कि शहर जा सके, और शहर ना जाने की वजह से लोग यहाँ पे दवाइयां लेते हैं और डॉक्टर यहाँ पे अपनी चांदी काट रहे हैं। जी दामिनी जी। जी, तो अर्चना जी, मतलब कितने क्लिनिक ऐसे हैं जो इस वक्त संचालित हो रहे हैं वहां पर? कई बार हम लोगों ने सीएमओ से बात करनी चाहिए, जैसे कि एक बार हम लोग गए थे, मेडिकल स्टोर पे ही डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पे, और मेडिकल स्टोर पे वहां पे एक बंदा आया दवाई लेने के लिए, दवाई के साथ कहता है कि मुझे इंजेक्शन दीजिए। तो उसने पूछा नहीं कि आपको किस तरह का इंजेक्शन चाहिए, उसने एक सिरिंज और एक दवाई दे दी, और वो लड़का थोड़ी दूर पे, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी, इस कोने में आकर वो इंजेक्शन लगाने लग गया। तो हमने ड्रग इंस्पेक्टर को बताया कि यहाँ पे हर दुकानों पे नशीली दवाइयां से बेची जा रही हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर आती हैं और तुरंत वहाँ ताला लगाती हैं, और कुछ दिन बाद उनके पेपर भी सही हो जाते हैं और वो शॉप बराबर चलती है। वहाँ डॉक्टर अपनी मर्जी से दवाई देते हैं। जी दामिनी जी। तो अर्चना जी, जैसे कि आपने कहा ड्रग इंस्पेक्टर आती है, वहाँ ताला लगाती है, फिर कुछ दिन बाद वो क्लिनिक्स वापस सुचारू रूप से चलने लग जाते, क्या वजह हो सकती है? आखिर ड्रग इंस्पेक्टर का डर नहीं है क्लिनिक वालों को, या फिर ड्रग इंस्पेक्टर ही कहीं ना कहीं सख्ती करने में विफल साबित हो रही है? कहीं ना कहीं तो ड्रग इंस्पेक्टर की कमियां नजर आ रही हैं कि वो तुरंत कैसे खोल देती, इतनी जल्दी पेपर कैसे तैयार हो सकता है, इतनी जल्दी इंसान फिर से दवाइयां बेच रहा है 4-5 दिन के अंदर अंदर बताए हुए स्थान से सामान मिलता है, आप देख रहे हैं सामान मिल रहा है और पेपर अभी कंप्लीट नहीं है। और जो दवाई विक्रेता है वो यहाँ का नहीं है, यहाँ का निवासी भी नहीं है, तो भी वो दवाइयां बेच रहा है, और उसका पेपर इतनी जल्दी, यूपी का है तो यूपी से कैसे तैयार हो सकता है, अगर बाहर का है तो बाहर से कैसे तैयार हो सकता है। जी दामिनी जी। तो मतलब कहीं ना कहीं अधिकारियों की और अफसरों की भी मिलीभगत है इसमें? जी बिल्कुल, माना जाए तो यही है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही ये काम हो रहा है। जी, तो अर्चना जी, इस पर जैसे कि आपने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत है, अफसरों की मिलीभगत है, सीएमओ द्वारा क्या किसी प्रकार की जांच या निरीक्षण नहीं किया गया? जी दामिनी जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर यहाँ के सीएमओ से बात करने की कोशिश की जाए, पहले अगर फोन उठा लेते हैं तो कहते हैं कि जी मैं आपसे बात करता हूँ या इस पे कार्रवाई करता हूँ। अगर हम सोचते हैं कि जैसे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों जनता को जागरूक किया जाए कि यहाँ से दवाइयां ना ले, सीएम कार्रवाई करे कि ऐसे फर्जी डॉक्टर ना बैठे और लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ ना हो, तो सीएमओ सामने नहीं आते। जी दामिनी जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा अर्चना जी कि सीएमओ सामने नहीं आते, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने भी सीएमओ से बात करने की कोशिश की थी, उन्हें भी स्क्रीन पर लाना चाहा था, पर उन्होंने हमारे साथ जुड़ने से मना कर दिया और हमारे सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। तो मतलब चीजें साफ जाहिर हो रही है कि वह अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, देवेंद्र प्रजापति जी, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, इस ये इतना बड़ा मुद्दा है, आप लोगों ने जो पहल करी है, मैं समझता हूं कि इसमें आज 20 तारीख को हमारी भी एक बैठक है, और इन हरिद्वार के अंदर, कम से कम हरिद्वार के अंदर, वैसे मेरे पास 5 जिलों की जिम्मेदारी माननीय एकनाथ शिंदे जी ने दे रखी है, लेकिन मैं कम से कम हरिद्वार के अंदर इस चीज की शुरुआत करूंगा, और सीएमओ को भी बिठा करके उसको समझाया जाएगा कि इस तरीके से पहले तो होना नहीं चाहिए, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जैसे हमारी बहन ने बताया कि ये सब मिली भगत है, और इस तरीके का एक सिस्टम है कि इतना भ्रष्ट ये लोग अधिकारी हो चुके हैं कि मुझे लगता है ये बात से नहीं, अब ये लात से ही मानेंगे। जो शिवसेना की शैली है
उसी से इनको समझाया जाएगा और उसी से ये मेरे ख्याल से अब समझेंगे, क्योंकि हमारे हरिद्वार का जो युवा है, युवा स्वस्थ रहेगा तो उत्तराखंड स्वस्थ रहेगा, उत्तराखंड स्वस्थ रहेगा तो भारत स्वस्थ रहेगा। इतना बुरा हाल है, इन सब चीजों पे शिवसेना आने वाले समय में एक रणनीति बना करके कार्रवाई करेगी। सांकेतिक धरने के, शांतिपूर्वक धरने के बाद उग्र आंदोलन भी यदि शिवसेना को करना पड़ा तो वो भी करेगी और निश्चित रूप से करेगी। देवेंद्र प्रजापति जी, जैसा कि आपने कहा कि ये बात से नहीं मानते, अब लात से ही मानेंगे, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या अब तक आपने किसी प्रकार का प्रयास किया है, और अगर किया है तो वो किस प्रकार का प्रयास किया, किस तरह से इसके विरोध आवाज उठाई गई है आपके द्वारा? देखिए, मैं अभी मुझे 2 महीने शिवसेना में हुए, पहले मेरा बहुत बड़ा जीवन शिवसेना में बीता है, अभी 2 महीने शिवसेना में हुए हैं। मैं अपनी एक संस्था चला रहा था, विश्व हिंदू संस्था के नाम पर, और पिछले दौरान कोरोना का भी समय रहा, और ये जो मुद्दे हैं ये हमारे कार्यालय पे नोटिस हैं, लेकिन आपके चैनल ने जो ये मुद्दा उठाया है और हमें लगा कि आज हमारे साथ भी कोई खड़ा है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप अगर इस चीज को हमें भी ऊर्जा मिली है आपके इस कार्यक्रम से, और मुझे लगता है कि 2 महीने अभी हुए हैं, 2 महीने में शिवसेना बहुत जबरदस्त तरीके के विस्तार करी है, और बहुत जल्दी रणनीति बना करके हम लोग इस पे काम करेंगे और अधिकारी से बात करेंगे। वो बात से मानेगा तो ठीक, नहीं तो उसको लाभ से मनाना शिवसेना चाहिए। मैं ये नहीं जान रही कि 2 महीने में शिवसेना ने किस तरह से विस्तार किया है या क्या किया, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या अब तक इस मुद्दे को लेके जो झोलाछाप डॉक्टर्स धड़ल्ले से अपने क्लिनिक संचालित कर रहे हैं और जिस तरह से मेडिकल वाले बिना लाइसेंस के नशीली दवाइयां बेच रहे हैं, क्या इस मुद्दे को लेकर अभी तक आपके द्वारा किसी प्रकार की आवाज उठाई गई है या आंदोलन किया गया है, कहीं शिकायत की गई है? नहीं, आंदोलन तो अभी तक नहीं किया गया, लेकिन हम लोग जो है अधिकारियों से हम लोग बातें बीच बीच में करते रहते हैं, उन लोगों को इसकी खबर देते रहते हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि जब हम खबर देते हैं तो जो सीएमओ है और जो अधिकारी है वो सोचते हैं कि ये एक एटीएम है, हमारी खबर गई, वो लोग वो दुकान पे गए, उन्होंने कार्रवाई करी और 4 दिन बाद वो दुकान पहले की तरह फिर सुचारू रूप से चलने लगी। इस तरीके की इनकी परिभाषा और इस तरीके से इनकी कार्यशैली है। जी, तो देवेंद्र जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की कार्यशैली है तो ये कार्यशैली पर कैसे लगाम लगेगा? क्योंकि जैसे कि आप कह रहे हैं सीएमओ खुद अगर और जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो खुद अगर 4 दिन बाद फिर दुकानों को सुचारू रूप से चलने के लिए परमिट कर देते हैं, तो अगर इस तरह की परमिशन दुकानदारों को मिलती रहेगी, जो झोलाछाप डॉक्टर्स हैं उनके क्लिनिक इस तरह से संचालित होते रहेंगे और जो उच्च अधिकारी बैठे हुए जो कि जिम्मेदार है वही इस तरह की चीजें करेंगे, परमिशन दे दी जाएगी उन लोगों को, तो इन चीजों पर फिर लगाम कैसे लगेगा? देखिए, हमारी एक टीम, मैं चैनल के माध्यम से ये बात बताना नहीं चाह रहा था, हमारी एक टीम इस चीज में लगी है। प्रमाण जब हमारे पास किसी प्रकार से प्रमाण आ जाएंगे, हम लोग लगे हुए हैं, प्रमाण जब आ जाएंगे तो हम वहां उस दुकान की चौखट पर बैठेंगे और उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। बाकायदा जो कार्रवाई, जो संविधान कहता है वो कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से परमानेंट कार्रवाई होगी, क्योंकि जब शिवसेना इन्वॉल्वमेंट करेगी तो अधिकारी को समझना पड़ेगा। जी, अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस मुद्दे पर जब ड्रग इंस्पेक्टर या फिर सीएमओ से आपके द्वारा बात की गई तो उनका क्या रवैया था? अधिकारियों का क्या रवैया होता है इस मुद्दे पर जब उनसे बात की जाती है? कि अधिकारियों का रवैया, दामिनी जी दामिनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अधिकारियों का रवैया, जैसे मैंने अभी ऐड किया था उनको, भारती जी को, कि खुद वो ग्रुप में रहें और इस पे चर्चा करें और उनकी बातों को हम भी लोगों तक पहुंचाए, हमारी बातें सुनी जाए, जनता की बातें सुनी जाए, लेकिन वो किसी ग्रुप में भी नहीं रहती हैं। और अगर और कुछ देखा जाए तो कहने की बात, एक कहने वाली बात है, जहां डॉक्टर्स का, सीएमओ का और ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है, वहां बाखूबी काम हमारे एसएसपी साहब डोभाल जी निभा रहे हैं। वो जो नशा करता है या नशा ले रहा है, जैसे इंजेक्शन, सिरिंज, इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और धड़ल्ले से कहीं ना कहीं छापेमारी करवाते हैं। और नशा का कारोबार जैसे चरस, गांजा, अफीम और इंजेक्शन जैसी जगह, जो इंजेक्शन दवाइयों की दुकानों पे बिकते हैं, जिसपे ड्रग इंस्पेक्टर नहीं कार्रवाई कर रही है, उसपे हमारी पुलिस प्रशासन जरूर कार्रवाई करती हुई नजर आती है। और सीएमओ साहब की बात रही, सीएमओ साहब हमसे कभी बात करने की कोशिश ही नहीं करते, वो बस हाँ जी मिलेंगे जी, हम आपकी बातों को कार्रवाई करेंगे इस जगह। लेकिन आज भी वो दुकानें बहुत आराम से बंगाली डॉक्टर्स या जैसा भी जो भी फर्जी डॉक्टर्स हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सब तरह की दवाइयां देते हुए नजर आते हैं। आज ये दुकानें बंद नजर आ रही हैं। अर्चना जी,
जी दामिनी जैसे जी। कि आपने कहा सीएमओ साहब कभी इस मुद्दे पर बात करने के लिए राजी नहीं होते हैं, मतलब साफ तौर से ये चीजें समझ आ रही है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्या उनके ऊपर जो उनके उच्च अधिकारी है उनका प्रेशर नहीं है, उनका दबाव नहीं है, इस वजह से वो अपनी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अगर दोषी देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीएमओ भी नजर आ रहे हैं। अगर उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी सख्ती से तो उस तरह की चीजें संचालित ही नहीं होगी। सीएमओ साहब तो साफ तौर पे कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं आती हैं, ड्रग इंस्पेक्टर अलग है। ड्रग इंस्पेक्टर से अगर किसी से चर्चा में बात की जाए कि ड्रग इंस्पेक्टर किसके अंडर आते हैं, दवाइयां कौन सील करता है, कौन गलत दवाइयां बेच रहा है, डॉक्टर्स किसके अंडर आते हैं, कि अनीता भारती के अंडर आते हैं। अनीता भारती कहती है सीएमओ के अंडर आते हैं, सीएमओ कहते हैं अनीता भारती अलग संस्थान से। अब समझ में नहीं आता कौन किसके संस्थान से है। मतलब जी दामिनी जी, में चीजें डालने की कोशिश की जा रही है और अपने सर कोई नहीं ले जी जा रहा। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर ही पहनाया जा रहा है। तो देवेंद्र प्रजापति जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि अभी अर्चना जी ने कहा अनीता भारती कहती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे अंडर में नहीं आता है, सीएमओ सर के अंडर में आता है। जब सीएमओ साहब से बात करने की कोशिश की जाती है तो वो कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनके अंडर में नहीं आता। यानी कि साफ देखा जा रहा है कि एक दूसरे पर चीजें डालने की कोशिश की जा रही है, अपनी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? बिल्कुल सही, यही चीजें हैं। मैंने अभी वही कहा है कि जब हमारी एक टीम, सबसे पहले जब संगठन का विस्तार होता है तो टीमें बनती हैं। जब टीम बनेगी तो टीम उस पॉइंट पे काम करेगी और उस पॉइंट पे जब कोई हमारे पास प्रूफ होगा, सबूत होगा, उस आधार पर जब हम बात करेंगे तो हम उस बात को भी कर सकते हैं और प्रमाण पकड़ करके भी उसको समझा सकते हैं। और अधिकारियों से जो संविधान के तहत कार्रवाई होती है वो भी तभी की जाती है, क्योंकि जब अगर सबूत हाथ में होगा तभी की जाएगी। हमारी टीम उस पर लगी हुई है और यह मुद्दा आपका बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया हुआ है। हम लोगों को इससे बहुत ऊर्जा मिल रही है और हमारी टीम और हम इस पे काम करेंगे और बहुत जल्दी इसके आपको प्रमाण दिखाई देंगे। अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी ये जो झोलाछाप डॉक्टर्स के क्लिनिक संचालित हो रहे हैं कितने समय से संचालित हो रहे हैं? अर्चना जी। जी दामिनी जी आपकी बात अभी मेरे तक नहीं आ पाई है, एक बार सवाल ये है कि ये जो झोलाछाप डॉक्टर्स के क्लिनिक संचालित हो रहे हैं और नशीली दवाइयां बेची जा रही है, कितना समय हो गया इस तरह की चीजों को होते हुए? जी दामिनी जी बताऊंगी कि ये हरिद्वार में पूरा एक मधुमक्खी की छत्ते की तरह छाए हुए हैं। जहां जाइए वहीं फर्जी डॉक्टर। मैं 4 साल पहले एक जगह गई थी, भादराबाद करके जगह है, उस गांव में ग्रामीण उन्हीं से दवाई लेते हैं, बंगाली डॉक्टर है। हमने पूछा कि आपने क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो तुरंत अपना गेट बंद कर देते हैं और शटर लॉक कर देते हैं कि इसका मतलब ये काफी सालों से चल रहा है, इस पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तब भी हमारे जो पुराने सीएम थे, सीएमओ थे, मैंने उनको भी जानकारी इस बात की दी थी कि वहां पे झोलाछाप डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी वो दुकान चल रही है। जी दामिनी जी। तो अर्चना जी इस पर आसपास के लोगों का क्या रवैया, उनका क्या कहना है, या फिर जो ये झोलाछाप डॉक्टर्स अपना क्लिनिक संचालित कर रहे हैं? जी दामिनी जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि आसपास के लोग सोचते हैं कौन जाए, चलो छोटा मोटा बीमारी है तो हम इसी डॉक्टर से ले लेते हैं इलाज, और जब मामला बिगड़ जाता है, लोगों की समझ में नहीं आता तो उसको फर्जी घोषित करते हैं। तो आप फर्जी दवाइयां ले क्यों रहे हैं, क्यों डॉक्टर को आप सह दे रहे हैं? मैं तो ये कहूंगी दामिनी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्चना जी, और देवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ